So today we are going to see about national income calculation or in fact more details. तो अभी तक अगर आपको नेशनल इनकम समझने में दिक्कत आ रही है, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, राइट, या वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आज का इस वीडियो देखने के बाद आपका नेशनल इनकम, ठीक है, जो आपका यहाँ पे टर्म यूज होता है नेशनल इनकम में, इस चैप्टर को पढ़ने में जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है, राइट, टर्मिनोलॉजी, और अगर वो आपको समझने में दिक्कत कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है, तो आपको मेंस में बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि जब आपको इस टर्म का मतलब नहीं पता होता है तो आप आंसर भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। आज का वीडियो अगर आपने सही से देख लिया तो यहाँ से आपका जो फाउंडेशन है इस चैप्टर का फाउंडेशन, ठीक है, वो बन जाएगा, और मुश्किल से हार्डली एक वीडियो में ये चैप्टर भी खत्म कर दूंगा मैं, राइट। तो ये आप बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम नेशनल इनकम का शुरू करते हैं न, मतलब राष्ट्रीय आय, ठीक है। हिंदी में ज्यादा लिखूंगा नहीं तो टाइम चला जाएगा बहुत, ऑलराइट। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है आप लोगों को तो लाइक करना ना भूले, और जो बिल्कुल नए हैं इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो में अगर 100+ लाइक्स आ गए, ठीक है, तो इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप 100+ इस वीडियो में लाइक देंगे, और इसलिए देंगे क्योंकि आपको यहाँ से काफी सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो चलिए वीडियो को फर्दर एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं, राइट। तो नेशनल लेवल पे हम इनकम की बात कर रहे हैं, हमारे नेशनल लेवल पे, राइट। और हम अगर पर्सनल लेवल पे अगर इनकम की बात करें, ये हमारा पर्सनल हो गया, मतलब घर का, ठीक है, अपना पर्सनल, किसी खुद का, भाई का, ठीक है, पापा का, कुछ भी मान के चलो, ठीक है। तो अगर हम पर्सनल इनकम, ठीक है, आपका एक मान के चलो, आपको एक एग्जांपल बताया था, राइट, हाउस होल्ड बताया था, ठीक है। और आपको क्या जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया था, याद आपको आ रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर यहाँ पे अगर आपको दिक्कत है तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको क्या बताया था, लैंड, लेबर, ठीक है, एक बार रिकेप करता हूं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, और एंटरप्रेनरशिप या तो एंटरप्रेनर। तो जब आप कोई सा भी बिजनेस करते हो, ठीक है, तो लैंड चाहिए चाहिए बिजनेस के लिए, राइट, जमीन चाहिए, और उस जमीन के बदले हमको मिलता क्या है, रेंट मिलता है, ठीक है। और जो लेबर काम करता है वही मैं वहां पे आ रहा था, उस लेबर का इनकम को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम, राइट। तो लेबर को क्या मिलता है, या तो वेजेज मिलता है या तो सैलरी मिलता है, ठीक है, सैलरी। और कैपिटल जो होगा, पूंजी, पूंजी में क्या होता है, उसको आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पूंजी में क्या मिलता है, आपका इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेनर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। मान के चलिए इस टाइप का एक पर्सन, मतलब एक लोगों का ये वाला हो गया, राइट, इनकम। में जितने लोगों का भी लेबर है, अगर सबका हम सम करते, सबको हम ऐड करते, प्लस जितना लोगों का लैंड है, जितना रेंट आ रहा है उसको भी हम ऐड करते, राइट, इसको भी ऐड करते हैं, ठीक है। लेबर का सैलरी को भी हम ऐड करते हैं, मतलब जितने भी हमारे इंडिया में, प्लस इंटरेस्ट जितना मिल रहा है उसको भी कर दे, और प्रॉफिट मिल रहा है जितना, सबको ऐड कर दे। तो कहने का मतलब है अगर हम सबका एग्रीगेट कर दे नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में, ठीक है, हमका टोटल या तो सम बोल दो, ठीक है, टोटल या सम बोल दो, टोटल सबका किसका, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, सैलरी, यहाँ पे लिख रहा हूं सैलरी डायरेक्टली, ठीक है, सैलरी प्लस वेजेज, ठीक है, ये एक कंपोनेंट, टोटल मिला के, दोनों मिला के सैलरी बोल लो या वेज बोल लो, ठीक है, या तो मैं इसको ऑब्लिक कर देता हूँ अब ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सैलरी या तो वेजेज, वेजेज प्लस
आपका प्रॉफिट्स जो मैं लिखा इसी को मैं एक फॉर्मूला के टर्म में लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट्स प्लस रेंट प्लस आपका इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, यही आपका क्या कहलाएगा। सबका अगर टोटल मनी वैल्यू बोल दे, दो टोटल मनी वैल्यू बोल दे, ठीक है, तो हमको क्या देगा, ये हमको क्या देगा, नेशनल इनकम देगा। ठीक है, ये चीज आ गया। थोड़ा हम बेसिक पे जाते हैं, तो बेसिक में आपको अगर सबसे पहले हम हिस्ट्री में जानने की बात करें तो नेशनल इनकम का इवोल्यूशन कैसा हुआ, ठीक है, वो भी थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं कि नेशनल इनकम स्टार्टिंग कैसे हुआ। तो 1950 में, ठीक है, या 51 ऐसा बोल लो, है ना, एक वीके राव की समिति हुई थी, VKRV, इसको आपने अच्छे से जाना होगा, नाम सुना होगा इकोनॉमी अगर आपने पढ़ लिया है तो, ठीक है। ठीक है, इन्होंने एक प्रपोज दिया था कि CSO बनाने के लिए, ठीक है, किसके लिए, CSO बनाने के लिए, ताकि ये क्या करे, हमारा जो नेशनल इनकम है उसका हमारा एस्टिमेट कर पाए। ठीक है, नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का एस्टिमेट कर पाए। और ये हमारा क्या है, सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस, राइट। ये मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री का, पास्ट का, 1950 और 51 का। सेकेंड में अगर देखें तो अब 1960 और 70 के बीच में क्या हुआ, ठीक है, अभी इन लोग ने प्लान किया, 1950 51 में प्लान किया कि हम CSO बनाएंगे, है ना, इस संस्था का स्थापन होता है और उस संस्थापन का, है ना, इस इंस्टीट्यूशन का हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करे या तो एस्टिमेट करे। और 60-70 में क्या होता है, ये हमारा जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका है थोड़ा चेंज हो जाता है और ये हमारा सेक्टर स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, सेक्टर वाइज। और सेक्टर वाइज में आपको पता ही है कि बेसिक जो हमारा मेनली होता है, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो हर का एक एक करके सेक्टर वाइज और सबका प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, तो हमारा नेशनल इनकम निकल के आ जाता है। अब हम तीसरा हिस्टोरिकल पॉइंट हम डिस्कस करें तो अगर 2000 से लेके अभी प्रेजेंट की बात करें, 2000 से लेके अभी प्रेजेंट की बात करें तो हम मोस्टली जो है ना ग्रॉस नेशनल इनकम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप समझो। ठीक है, नेट क्या होता है, ग्रॉस होता है नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, हम इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर अभी आपको दिक्कत हो रहा है तो मान के चलो आप GDP के टर्म में समझ लो। ठीक है, GDP मीन्स यहाँ पे भी है ग्रॉस डोमेस्टिक। अभी एक एक टर्म का आपको मीनिंग पता चलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट, राइट, इतना तो समझ में आ गया। ओके, और इतना जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, इतना जो कैलकुलेशन होता है ये फिलहाल फिलहाल कौन करता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉसपी। क्या बोलते हैं, मॉसपी। आप लिखना है तो लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद कुछ कमेटियां बनी थी, है ना, कुछ कमेटियां बनी थी, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या कमेटी बना था। एक हमारा बना था दंतवाला कमेटी। ठीक है, दंतवाला कमेटी। और ये 1948 की बात कर रहा हूं मैं, 1948 मतलब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस कमेटी के आधार पे ये बोला गया था कि एस्टिमेट हमारा जो नेशनल इनकम है कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो हम अभी एक बताते हैं ना, नेशनल इनकम हमारा कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको पता है कुछ कुछ तरीका। एक होता है इनकम मेथड, ठीक है, एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड, या तो इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एड मेथड। तो जो इनकम मेथड की बात कर रहे हैं ना, ये दंतवाला कमेटी का ही रिकमेंडेशन से नेशनल इनकम का सिफारिश किया गया था कि इनकम मेथड से हम क्या करेंगे,
हम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकालेंगे, राइट। अच्छा, इतना समझ लिया आपने। अब वीके जो वीके वी जो राव था, वीके आरवी राव, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये इन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया था कि सीएसओ का एक इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट करो जो हमको क्या करके देगा, नेशनल इनकम काउंट करके देगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, मैथ्स में लिखना भी है, ठीक है। सुखमय चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कमेटी, ठीक है। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी, ये आपका 1984, जो अभी आप देखते हो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस ईयर ना, जब हम बेस ईयर कब यूज करते हैं, अब अगर अभी अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब बेस ईयर हम तब काउंट करते हैं या तो हम कंसिडर करते हैं जब हमको रियल जीडीपी निकालना हो, ठीक है, और बेस निकालना हो, आई मीन नॉमिनल, ठीक है। तब हम एक कॉन्सेप्ट होता है बेस ईयर, जहां पे हमारा इन्फ्लेशन मतलब जो हमारा महंगाई है उसको उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेस ईयर का किसने दिया था, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमारा नेशनल इनकम दादा भाई नेहरूजी ने दिया था कि 20 रुपीज पर एनम पर कैपिटा इनकम, किसने, दादा। इसमें ज्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं करते, ठीक है, थोड़ा बेसिक आपको बता देते ताकि आगे दिक्कत ना हो, दादा भाई नेहरूजी का। फिर ऑफिशियल जो अटेम्प्ट था, ये तो आपका प्री इंडिपेंडेंस था, राइट, आजादी से पहले प्री इंडिपेंडेंस था दादा भाई नेहरूजी का। ये आपका था 1868 के आसपास, 1868। अब सेकंड में अगर आप देखोगे जो फर्स्ट आपका जो ऑफिशियल अटेम्प्ट था, ये अब जब 5 ईयर प्लान पढ़ोगे तो पीसी महानलोबिस का नाम सुनोगे, ठीक है। इन्होंने एक फर्स्ट अटेम्प्ट किया था ऑफिशियल, राइट, और इनके द्वारा जो बोला गया था, ठीक है, और इनके जो द्वारा बोला गया था ये था आपका 225 पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये 1948-49 की बात है, ठीक है। इतना समझ में आएगा बेसिक्स। अब हम आगे चलते हैं, ये तो हम सिर्फ कुछ नहीं देखे हैं, सिर्फ हम अभी उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा नेशनल इनकम का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अच्छा, और आज के डेट में जो नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करती है वो सीएसओ नहीं करती है, ना ही एनएसएसओ करती है, ठीक है। तो ये दोनों फाइनली 2019 में मर्ज होके आपका एक एनएसओ बन गया, ठीक है। अब इसका काम है हमारा नेशनल इनकम क्या कंप्यूट करने का, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये आपका नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, ऑफिस, और ये आपका हो गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। दोनों को मर्ज करके ये 2019 में बना दिया गया है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट बचता है, ठीक है, एनएसओ। तो इसी के काम है, बाकी दोनों के बारे में जानना भी अब हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। अब हमारा यहाँ से मेन नेशनल इनकम शुरू होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो सेम जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था उसी को हम लिखेंगे वर्डिंग में। जो टोटल मनी वैल्यू यहाँ पे लिखा था किसका, सैलरी, वेजेज, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट, राइट, इसी को हम अब वर्डिंग में लिखेंगे और जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल मनी वैल्यू, जो सेम डेफिनेशन है मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ऑफ ऑल, यहां पे एक टर्म आएगा फाइनल गुड्स प्लस सर्विसेज, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय, यहां पे एक टर्म आएगा एक्स्ट्रा, रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए
कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसी डेफिनेशन को आपने समझ लिया तो इसी में सब कुछ आपका छिपा है कॉन्सेप्ट। तो क्या बोल रहा है, टोटल मनी वैल्यू, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा टोटल मनी वैल्यू में। फाइनल गुड्स एंड सर्विस, तो ये इसको हाईलाइट कर लो, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पे रेजिडेंट है, एक टेक्निकल टर्म है, ये क्या होता है रेजिडेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कितना टाइम होना चाहिए। तो जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं 1 ईयर, मतलब एक ही ईयर को लेके चलते हैं। रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री प्लस गुड्स एंड सर्विस, ये हमको समझने की जरूरत है, ठीक है। और मनी वैल्यू एक टर्म तो आई ही है, मनी वैल्यू आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो मैं उसको भी बता देता हूँ। हमारे लिए अभी जानने के लिए कितनी चीजें हो गई, ठीक है। अभी हमारे लिए जानने के लिए पहले मनी, एक सेकंड, पहले मनी वैल्यू हो गई, देन आपका गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विस हो गया, रेजिडेंट हो गया, मतलब 3 चीजें हमको भी समझने की जरूरत है आगे जाने से पहले, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है। तो चलो हम पहले देखते हैं मनी वैल्यू जो लिखा है, टोटल मनी वैल्यू किसको बोलेंगे। देखो मान के चलो कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, इसको समझने की कोशिश करते बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कोई मान के चलो आपका कोई एग्जांपल ले लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो, है ना, ऐसा मान के चलो एक फैक्ट्री में कैलकुलेट होता है आपका लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप। तो आप उसका जब मनी वैल्यू निकालोगे ना, कैसे निकालोगे, तो कितना क्वांटिटी में लैपटॉप प्रोडक्शन हो रहा है तो क्वांटिटी करोगे, ठीक है, क्वांटिटी क्वांटिटी, और उसका प्राइस कितना है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपका क्या निकाल के देगा, टोटल मनी वैल्यू, राइट। ये कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल लिया एक फैक्ट्री का लैपटॉप, आपका ये क्वांटिटी ऑफ प्राइस, फॉर एग्जांपल कहीं पे मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मिल्क का किसी फैक्ट्री में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका क्वांटिटी, ठीक है, मान के चलो वो कुछ लीटर में आएगा, ठीक है, मान के चलिए ये 1000 लीटर में है, क्वांटिटी उसका हुआ, उसका प्राइस जो भी है XYZ, ठीक है, 10 मान के चलो या 20, जो भी मान के चलो 100, तो जितना भी अमाउंट आएगा तो उसका, उस फैक्ट्री का मिल्क का क्या जाएगा, ये टोटल मनी वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, ये अगर समझ में आ गया तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, है ना, ये बिल्कुल इजी होगा। तो आप क्या लिखोगे ये चीज, है ना, नेशनल, ये क्या बोलते हैं उसको, मनी वैल्यू में, मनी वैल्यू शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मनी वैल्यू में क्या लिखोगे, क्वांटिटी, यही चीज मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा लैंग्वेज में, इकोनॉमिक का लैंग्वेज में, राइट। तो जो बेसिक बताया क्वांटिटी टू प्राइस को मैं लिख देता हूं सिंपल लैंग्वेज में अब, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अच्छे से लिखता हूं इसको, बिल्कुल सरल भाषा में, इकोनॉमी इससे अभी तक पढ़ा नहीं होगा आपने, ठीक है, मनी वैल्यू, ठीक है। तो हम अगर नेशनल इनकम निकाले, ठीक है, उसी का लैपटॉप का, या तो जो आपका मिल प्रोडक्शन था, ठीक है, इसी का अगर हम नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करें, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम, नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप का या तो मिल का अगर नेशनल इनकम निकालेंगे तो नेशनल इनकम क्या बोलेंगे हम, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, करंट प्राइस, करंट प्राइस क्या होता है, बेस प्राइस क्या होता है, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इस करंट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो आप अभी देखना, ये पहला डेफिनेशन है, ठीक है, हम करंट प्राइस पे निकालेंगे, सिमिलरली सेकंड में हम जब निकालेंगे ना तो सेम चीज हम लिखेंगे नेशनल इनकम एट, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट प्राइस, एक करंट होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट प्राइस। अभी देखना दोनों का फॉर्मूला में डिफरेंस ज्यादा नहीं रहेगा और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो हमने दोनों केस में क्या होगा,
क्वांटिटी मतलब होगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा, क्वांटिटी, और यहां तक आप ये बोल लो, एक क्वांटिटी नहीं होगा, क्वांटिटीज बोल लो, क्वांटिटीज ऑफ फाइनल। देखो यहाँ पे अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फाइनल गुड्स, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इन करेंट ईयर, करेंट ईयर। अब एग्जांपल समझ में आएगा आपको, ठीक है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, तो करंट प्राइस जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, करंट ईयर लूंगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किससे किया, प्राइस से किया, तो सेम कर दो यहाँ पे, मल्टीप्लाइड विथ प्राइस, प्राइसेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन करंट ईयर, ठीक है। यहाँ तो सब सेम हो गया, क्वांटिटी इनटू प्राइस और किसका, फाइनल गुड प्रोड्यूस जो हुआ था करंट ईयर में, तो उसी का हम प्राइस भी ले लेंगे। और सिमिलरली अगर इसको डिफाइन करने का हमको करना है तो सिमिलरली इसको भी लिख देंगे। अब हम यहाँ पे करंट प्राइस ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस, इसका मतलब हमारा जो बेस ईयर होता है ना वो लेंगे, ठीक है, बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर अभी बताऊंगा। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, सेम लिखो, क्वांटिटीज, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन को यहाँ पे लिखना है, क्वांटिटीज ऑफ फाइनल, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर के जगह पे यहाँ सिर्फ चेंज हो जाएगा क्या, बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर मल्टीप्लाई विथ सेम क्वांटिटी के जगह पे क्या लिखोगे, प्राइसेस, सेम लिखो, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन बेस ईयर। आगे समझ में, इस डेफिनेशन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जो अगर आपने ये चीज समझ लिया ना कि लैपटॉप के केस में क्या लिखा, क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो हमको टोटल मेनू मनी वैल्यू निकाल के दे दिया, मिल्क के बाद क्या, तो टोटल मेनू मनी वैल्यू निकाल के दे दिया। यहाँ पे वही चीज को मैं डेफिनेशन के तौर पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नेशनल इनकम मुझे करंट प्राइस पे निकालना हो या तो नॉमिनल प्राइस, ये दोनों क्या होता है मैं अभी आगे डिटेल्स में समझाऊंगा। करंट प्राइस, नॉमिनल प्राइस में क्या होगा, तो जितना क्वांटिटी उस करंट ईयर में है ना, ये करंट ईयर कुछ भी हो सकता है, मान के चलो फिलहाल समझने के लिए करंट ईयर हमारा चल रहा है 2024, ठीक है। तो 2024 में उस फैक्ट्री के द्वारा, लैपटॉप फैक्ट्री के द्वारा जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया गया और उसका जितना प्राइस हुआ, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमको निकाल के देगा, ये हमको नेशनल इनकम देगा, लेकिन किसमें, करंट प्राइस पे। और मान के चलिए अगर बेस ईयर हमारा क्या होता है, जो करंट ईयर से पहले के ईयर होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा 11-12 चल रहा है, ठीक है, 11-12 चल रहा है, तो उस ईयर का हम प्राइस लेंगे, ठीक है, उस ईयर का प्राइस लेंगे, लेकिन क्वांटिटी हम लेंगे करंट का, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये चीज में गलत लिख दिया, क्वांटिटी हम लेंगे करंट का, ठीक है, लेकिन प्राइस लेंगे हम इसका बेस ईयर का, ठीक है, बेस ईयर का, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा ये कर लो, इसको मैं हटा ही देता हूँ, हाँ ठीक है, करंट ईयर कर लो। अभी आगे समझ में, क्वांटिटी जो लेंगे ना हम करंट ईयर में, कितना हमारा अभी 2022 में, मान के चलिए इस केस में 2024 में कितना हमारा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हुआ, और प्राइस लेंगे हम बेस ईयर का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो हम एक एग्जांपल के लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कोई कंपनी है, लैपटॉप वाला ही लेते हैं, ठीक है। लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहा है कोई कंपनी, ठीक है, कोई कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। मान के चलो अभी हमारा पहले वाला यूज केस ले लेते हैं। पहले हमने क्या लिया था, करंट ईयर, ठीक है, एक करंट ईयर लिया था और एक बेस ईयर लिया था, राइट, यही हमने लिया था। तो हम ऐसा सोचते हैं, इस एग्जांपल को लो, ऐसे समझो, मान के चलो इसको या तो ऐसे करो, एग्जांपल ऐसे लो कि 2000 मान के चलो 19-20 में ये लैपटॉप की कोई कंपनी है, मार्क में चलो ये एचपी है, ठीक है। 2019-20 में इन्होंने क्या किया, 2019-20 में इन्होंने कुछ लैपटॉप प्रोड्यूस किया होगा, लाइक प्रोडक्शन किया होगा, प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 ही लैपटॉप प्रोड्यूस किया,
ठीक है, 10 लैपटॉप, एग्जाम्पल के लिए 10 लैपटॉप प्रोड्यूस किया, ठीक है, और इसका जो प्राइस इन्होंने रखा ना, ये 30,000 रखा, ठीक है, 30,000 रखा, ठीक है। तो अगर हम टोटल मेनू वैल्यू अगर हम बात करें, मतलब सोल्ड प्राइस कितना में लोग बेचा होगा, ठीक है, तो 10 × 30,000, ये मतलब आपको क्या निकल कर देगा, 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 3 लाख निकल के आ गया। और यही कंपनी एचपी 2023-24 में जो हमारा अभी करंट है, ठीक है, करंट ईयर मान के चलो, ये 8 के जगह मतलब 10 के जगह क्या किया इन्होंने, 8 ही लैपटॉप प्रोडक्शन किया, ठीक है, मतलब क्या किया, अभी प्रोडक्शन आपका डाउन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन क्या हुआ, डाउन हो गया। और लेकिन क्योंकि ये 2019-20 का है, अभी हम 23-24 में है, तो ईयर में डिफरेंस हो गया है, तो महंगाई बढ़ी होगी, ठीक है, तो इसका रेट अभी आज की डेट में 50,000 हो गया है, ठीक है। तो आज की डेट में अगर हम 8 लैपटॉप को बेचेंगे 50,000 के हिसाब से, तो ये हो गया हमारा 4 लाख, काइन दाइन सैकड़ा, मतलब 4,000 हो गया, 40,000, 4 लाख, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन करो आप, इस ऑब्जर्वेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। हमने 2019-20 में प्रोडक्शन कितना किया था, 10, बेचा कितना था, 30,000 में, तो आपको मतलब 3 लाख आपको देखने को मिल रहा है, मतलब। और यहाँ पे 8 आपने लैपटॉप प्रोड्यूस किया, ठीक है, प्रोडक्शन किया, मतलब प्रोडक्शन घटा दिया आपने, ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो गया, डाउन हो गया। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे आपको जब वैल्यू दिख रहा है, मनी वैल्यू, ये आपको 3 से बढ़ के 4 हो गया, इंक्रीज्ड, क्या हो गया, मनी वैल्यू हो गया आपका इंक्रीज्ड। लेकिन प्रोडक्शन क्या हुआ है, प्रोडक्शन आपका डाउन। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आपको जीडीपी निकालना हो, या तो ऐसे आपको आपका एक ग्रोथ देखना हो आपका इंडस्ट्री का, ठीक है ना, इंडिया का तो नहीं देखेंगे जीडीपी, हम सिर्फ एक फैक्ट्री लेवल की बात कर रहे हैं, तो अब यही सेम चीज होगा आपका ब्रॉड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ठीक है, नेशनल लेवल पे। तो अभी आप समझने की कोशिश करो कि हमारा प्रोडक्शन घटा है, लेकिन हमको मनी वैल्यू हमारा बढ़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ हमारा गैप है, या तो इश्यू है, होना नहीं चाहिए, राइट। आइडियली क्या होना चाहिए था, जब आपका प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, तो आपका इनकम या तो सोल्ड रेवेन्यू भी आपका घटना चाहिए था, होना चाहिए था। यहीं पे आपका तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट ईयर में प्रॉब्लम है, ठीक है, करंट ईयर में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नॉमिनल को लेते हैं हम, ठीक है, नॉमिनल, ये हमारे तरह से क्या हो गया, नॉमिनल। आप टर्नओवर जीडीपी जो भी बोल लो आपको, या तो नॉमिनल जीडीपी मत बोलो, यहाँ पे नॉमिनल नेशनल इनकम बोल सकते हो, या तो अगर इसका अगर बात कर रहे हो पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री का, एचपी कंपनी का, तो नॉमिनल इनकम फॉर एचपी। और सिमिलरली अगर सब जितने आपके इंडिया में इस टाइप के इश्यूज हैं, तो अगर सबको एडअप कर दोगे, समअप कर दोगे, तो नॉमिनल नेशनल इनकम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, होना क्या चाहिए था, हुआ किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, जब हम करंट ईयर लेते हैं, आपको मैंने यहाँ क्या बताया, जो करंट ईयर को ही हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम, राइट, करंट ईयर को। तो करंट ईयर को जब लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, 30,000 से बढ़ के प्राइस का जो मतलब लैपटॉप का प्राइस वैल्यू है, ये हमारा बढ़ गया कितना, 20,000। मतलब ये जो 20,000 बढ़ा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं, इन्फ्लेशन, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया, हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट नहीं किया, किसमें, हम जब करेंट ईयर का या तो नॉमिनल नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो हम इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट नहीं करते, जो भी है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, और हमको ये पता चलता है कि हमको रियल जो है ना इशू, वो हमको पता नहीं चल पाता है, राइट। तो यहाँ से आपका प्रोडक्शन घट गया, लेकिन आपका मनी वैल्यू आपको दिखा रहा है कि पहले 3 लाख हुआ कर रहा था, लेकिन 4 लाख हुआ, जबकि आपका प्रोडक्शन घट गया है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ योर करंट ईयर या तो नॉमिनल नेशनल इनकम। इसीलिए हम अब जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जो बेस ईयर मैंने आपको यहाँ बताया था कि हम बेस ईयर लेते हैं, ठीक है, और हम बेस ईयर में क्या करते हैं ना, प्राइस को एक फिक्स कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे, चलो हम चलते हैं, अब हम कौन आ जाते हैं हम बेस ईयर पे, ठीक है, बेस ईयर। और बेस ईयर के कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसलिए मैंने आपको बताया था सुकुमाई
चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी ने दिया था कि बेस ईयर का कॉन्सेप्ट में जाओ, इसीलिए मैं आपको बेसिक बता रहा था। ठीक है, तो बेसिक बताने का फंडा यही था कि सुखमय चक्रवर्ती का रिकमेंडेशन के हिसाब से बेस ईयर लेना चाहिए। ठीक है, तो बेस ईयर का मतलब समझो कि देखो बेस ईयर वो होता है ना, जो हमारा करंट ईयर से पहले का होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा चल रहा है 2024 और हमारा बेस ईयर है 2011-12। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए टू ओल्ड है। ओल्ड का होने के पीछे भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों है। आइडियली हमारा क्या होना चाहिए ना, बेस ईयर का अगर हमको डिफाइन करना हो तो बेस ईयर वो ईयर होना चाहिए, ठीक है, जो करंट ईयर से 6-7 साल पहले तक हो, ज्यादा नहीं। ठीक है, मतलब ज्यादा टू ओल्ड भी नहीं होना चाहिए और टू न्यू भी नहीं होना चाहिए, टू न्यू भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इतना तो पता है कि 2024 से पहले का ही होगा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं ले सकते कि 2023, ठीक है, या तो 2022 को हम एज ए बेस ईयर कंसिडर कर ले, ये भी नहीं होता। देखिए कोई रूल नहीं है फिक्स, ठीक है, बट एक कन्वेंशन होता है ना, कन्वेंशन, उस कन्वेंशन पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उस कन्वेंशन पे जा रहा हूँ कि बेस ईयर का तरीका क्या होता है, और टू ओल्ड भी नहीं ले सकते, इसका मैं बता सकता हूँ। किस लिए, मान के चलिए अभी हमने एचपी का जो लैपटॉप, हमने एग्जांपल लिया एचपी का जो लैपटॉप प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, एचपी का जब लैपटॉप का प्रोडक्शन हुआ तो मान के चलिए अभी हम 2024 में है। ठीक है, अगर हमने बेस ईयर कोई, हमने क्या बताया कि कोई प्रीवियस ईयर को लेते हैं, तो 2024 से पहले अगर हमने मान के चले 1800 या तो 1995 को ले लिया, ठीक है, बहुत पुराना ले लिया, टू ओल्ड, तो मान के चलिए उस समय एचपी लैपटॉप बनाता ही नहीं हुआ। ठीक है, इन केस फॉर एग्जांपल, तो आप उस समय जब बनाता ही नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो बेस ईयर में क्या करते हैं हम, प्राइस को लेते हैं, तो उस समय प्राइस हम हमको नहीं मिलेगा, तो दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। और ट्रू न्यू में क्या होगा, तो अगर मान के चलो 2022-23 लिए है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा प्राइस का डिफरेंस मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, प्राइस का ज्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं अगर हमारा ये टू न्यू हो गया। ठीक, तो अगर प्राइस का ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा ना, तो फिर हम इन्फ्लेशन को सही से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। महंगाई पे हम क्योंकि हम इन्फ्लेशन को हम जितना कम में रखे, ठीक है, उतना बेटर होता है। तो अगर हमको सही मेजरमेंट इन्फ्लेशन का नहीं मिलेगा तो हम वो कर नहीं पाते। ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला, ये 6-7 साल पुराना है, राइट, तो 6-7 साल पुराना है, तो हमारा आइडियल कितना होना चाहिए था अभी 2024 के हिसाब से, 2024 में करेंटली हम लोग है, तो हमारा अभी कितना होना चाहिए 6 साल, 2016-17 होना चाहिए था, राइट, 16-17 हमारा क्या होना चाहिए था, ये बेस ईयर होना चाहिए था। लेकिन हमारा बेस ईयर अभी भी नहीं चेंज हुआ है, क्यों? देखिए बेस ईयर जनरली क्या होता है ना, बेस ईयर जनरली क्या होता है, जनरली बेस ईयर क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, देखिए जनरली बेस ईयर क्या होता है कि वो ईयर को बेस ईयर लिया जाता है जो जिसको हम लोग नॉर्मल ईयर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर। अब आप बोलोगे नॉर्मल ईयर क्या होता है, अब आप बोलोगे नॉर्मल ईयर क्या होता है ना, कि देखो नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि मान के चलिए उस ईयर में कोई आपका सूखा ना पड़ा हो, ठीक है, ड्राउट नहीं आया हो, ठीक है, या तो रिसेशन नहीं आया हो, रिसेशन ना आया हो, उसमें कहने का मतलब क्या है ना, आपका जो इन्फ्लेशन है ना, कहीं एक्सटर्नल फैक्टर के चलते, है ना, इन्फ्लेशन जो है मतलब मार्केट इकोनॉमी का सिचुएशन ऐसा ना हो कि नॉर्मल, मतलब जो ये तो नॉर्मल की बात करो, ठीक है, जो ड्राउट मतलब सूखा पड़ गया तो महंगाई बढ़ गया, रिसेशन आ गया तो जॉब लोगों की चली गई, ठीक है, तो वहां से भी आपका इकोनॉमी में इम्पेक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ जैसे कि हमारा कोविड का केस था ना, कोविड कितना में था, 2021 में, तो ठीक है, तो ये सब ऐसा ना हो, इसीलिए हमने हमको लेना चाहिए था 2016-17, राइट। तो आपको पता है हमारा जो ये हुआ था, क्या बोलते हैं, डी मोनिटाइजेशन, ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन भी इसी पीरियड पे कहीं हुआ था। तो हमारे लिए तो सब वैसे हो गया था ना, 2021 में कोविड आ गया, 2016-17 में हमारा फिर डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं हम अभी स्टेबल, मतलब जो हम बात कर रहे थे नॉर्मल ईयर पे, तो गवर्नमेंट नॉर्मल ईयर को अभी खोज नहीं पा रही है। ठीक है, कौन सा नॉर्मल ईयर लिया जाए ताकि हमारा जो प्राइस है ना जो स्टेबल हो और उसको हम कंसिडर करें। ठीक है, अभी हम 2024 में है,
तो एक और भले 21 में कोविड आया था, लेकिन राइट 2021 में, लेकिन हुआ क्या कि आपका इकोनॉमी अभी भी मतलब धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब कौन सा ईयर को माना जाए, तो अभी ये डिबेटेबल है, लेकिन हाँ ये हमारे लिए अभी फिलहाल टू ओल्ड हो गया है, ठीक है, बेस ईयर का कॉन्सेप्ट, राइट। तो चलिए हम बेस ईयर तो देख लिए कि क्या होता है। अब हम एक और चीज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ पे बताया आपको कि रियल एडजस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, ठीक है। हम कहाँ पे करते हैं एडजस्टमेंट, जो करते हैं ना वो हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ये वाला में, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं करते, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, एक टर्म आपको बताया था यहाँ पे, राइट, कहाँ गया वो, एक सेकेंड, यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं, एक फॉर्मूला बताया था, यस। यहाँ यहाँ पे हमने बहुत चीज आपको बताया, जिसमें से आपको क्या बताया कि टोटल मनी वैल्यू को हमने डिस्कस कर लिया, राइट। टोटल मेनू वैल्यू मतलब मनी वैल्यू को, किसमें, आपका प्रोडक्शन वाइज आपको लैपटॉप वाला प्रोडक्शन बता दिया, ठीक है। मनी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक आपका नॉमिनल में निकालते हैं और एक आपका रियल में निकालते हैं, ठीक है। रियल में क्या करते हैं, बेस ईयर को लेते हैं और आपका जो इन्फ्लेशन है उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और नॉमिनल में हम इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं और ये करंट ईयर पे लेते हैं। इतना आपने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद हमको नेक्स्ट हमको ये डिसाइड करना है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, राइट। इस पे हम आते हैं, उसके बाद हम रेजिडेंट पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंट पे आएंगे तब आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे कि फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल या तो इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, ठीक है। फाइनल मतलब फाइनल और इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट। ये गुड्स भी हो सकता है और या तो सर्विस भी हो सकता है, लेकिन अभी हम एग्जांपल लेंगे गुड्स का, आप सर्विस का भी समझ में मतलब समझ लेना कि सेम कॉन्सेप्ट वहीं पे रहेगा। मान के चलिए एक कारपेंटर है, कारपेंटर है, ठीक है। उन्होंने एक लकड़ी खरीदा मार्केट से, वुड खरीदा, ठीक है। और इस वुड को कन्वर्ट करके उसने क्या बना दिया, टेबल बना दी, ठीक है, फाइनल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल जो बना दिया, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया, फाइनल गुड्स। वुड से कन्वर्ट करके, तो वुड जो हुआ, वुड कहाँ से आया हुआ, किसी पेड़ से आया होगा, ट्री, ठीक है। तो ये अब इसके लिए टेबल के मतलब जो कारपेंटर के लिए मतलब टेबल जो बनाया, तो वुड क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो जब हम फाइनल और इंटरमीडिएट में जब प्राइस की बात करते हैं ना, प्राइस की, तो जब हम टेबल का हम जब बेचेंगे इसको सोल्ड, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इस वुड का भी, लकड़ी का भी हम प्राइस इंक्लूड करेंगे ऑब्वियसली, राइट। तो उसी प्राइस में बेचेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने वुड का भी प्राइस काउंट कर लिया, मान के चलो वुड खरीदा उसने 200 रुपीज में, और प्लस टेबल का भी उसने ऐड कर लिया, मान के चलो 1000 रुपीज, ठीक है। और टोटल इन्होंने बेचा है इसको 1200 रुपया में। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे भी वुड का काउंट हो रहा है अलग सेपरेटली, और टेबल भी बेच रहा है उस समय भी हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डबल काउंटिंग हो रहा है, डबल काउंटिंग हो रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट को भी अगर काउंट करें तो, अगर उसके अब पहले भी जाओ जहाँ पे अगर वुड कहीं से लाया होगा, अगर इशू अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो मान के चलो पेड़ भी खरीदा हुआ किसी में, है ना। तो अगर इसका भी प्राइस जोड़ लो तो और भी आपका प्राइस क्या हो जाएगा, डबल की जगह पे आपका ये ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम हम इंटरमीडिएट जो गुड्स होता है, सर्विस होता है, हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। इग्नोर करते हैं किसमें, जब हमको नेशनल नेशनल इनकम काउंट करना होता है, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या काउंट करेंगे, जो फाइनल हो गया, फाइनल मतलब जो हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, जो हमारा कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ठीक है। तो टेबल क्या हो गया, टेबल इज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो टेबल का मान के चलिए यहाँ पे 1000 रुपया प्राइस है, तो 1000 रुपया ही सिर्फ हम काउंट करेंगे, ना कि हम पेड़ का भी इंक्लूड करेंगे, ना यहाँ पे लकड़ी का इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक केस। सेकंड केस में आपको बता सकता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल अगर ले, दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी एग्जाम्पल लेते कि देखो कोई जरूरी नहीं है कि एक का इंटरमीडिएट है ना, एक का इंटरमीडिएट, ठीक है, दूसरे के लिए फाइनल हो।
इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेड लिया, ठीक है, ब्रेड लिया और डायरेक्टली आपने इसको खा लिया, ठीक है, कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम कंज्यूम कर लिया, ब्रेड को आपने क्या किया, लिया और कंज्यूम कर लिया। तो ये आपका ब्रेड क्या हुआ, ब्रेड आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। और इसका इंटरमीडिएट क्या हुआ, ये व्हीट वगैरह हो गया, गेहूं वगैरह हो गया, ठीक है, गेहूं से उसने ब्रेड बनाया, ठीक है। इसकी तो व्हीट इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और ब्रेड हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, आपने कंज्यूम कर लिया। लेकिन इसका सेकंड केस क्या बन सकता है, सेकंड केस ऐसा बन सकता है, मान के चलिए आपने सैंडविच खाया, ठीक है। तो सैंडविच आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि आपने जो कंज्यूम किया वही फाइनल प्रोडक्ट होता है। सैंडविच आपने क्या किया, कंज्यूम किया। लेकिन सेम ब्रेड सैंडविच के केस में क्या हो गया, देखिए जब आप इंडिपेंडेंटली खाए इसको ब्रेड को तो आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट था। लेकिन सैंडविच के लिए जो जो सैंडविच खाया, सैंडविच फाइनल प्रोडक्ट है कंज्यूमर के लिए, लेकिन सैंडविच के लिए जो ब्रेड है वो इंटरमीडिएट बन गया, करेक्ट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ब्रेड इज ए फाइनल प्रोडक्ट, वो आप डिपेंड करता है कि आप कंज्यूम किस स्टेज पे करते हो। आपने ब्रेड को खा लिया इसी स्टेज पे तो यहाँ पे आपका ब्रेड फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन आपने अगर सैंडविच खाने की कोशिश करा तो सैंडविच किससे बनता है, ब्रेड से बनता है। तो ब्रेड इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर सैंडविच। तो होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको किसका मतलब प्राइस कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपका सैंडविच का प्राइस लेना है, ठीक है। और जब यहाँ पे खा लेते हो तो यहाँ पे आपको ब्रेड का प्राइस लेना है, किसमें, नेशनल इनकम में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो और किस लिए क्यों करते हैं, जो हमारा डुप्लीकेट होता है ना, डुप्लीकेट काउंटिंग, या तो जनरली बोला जाता है कि डबल काउंटिंग, ठीक है, डबल ट्रिपल, क्योंकि आप जितना बैक ट्रेस करते जाओगे ना तो कहां से आप बोलोगे व्हीट कहां से आया, तो फार्मर के पास से आया, ठीक है, फार्मर में सीड है ना, प्लस जो और जो आपका खाद वगैरह डाला है, राइट, उसका प्राइस। तो वो अगर ऐसे डालोगे तो जितना बैक तक जाओगे तो उतना प्राइस पीछे जाते रहोगे। तो कहने का मतलब है, द होल पॉइंट इज कि हम इंटरमीडिएट गुड को नहीं लेते हैं, हम ऑलवेज कंसिडर ये करते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस डेफिनेशन पे। देखो टोटल मनी वैल्यू का आपको बता दिया बेस ईयर और नॉमिनल ईयर में, और फाइनल गुड्स एंड सर्विस का थर्ड डेफिनेशन में जाते हैं रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंट पे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है इसी कॉन्सेप्ट को समझने में। तो हम समझते हैं रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, ठीक है। और रेजिडेंट को जनरली हम क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल रेजिडेंट भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। या तो आप ऐसे ही बोल लो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। देखो रेजिडेंट जो टर्म है ना, इसको ऐसा समझो, पहला पॉइंट ऐसे समझो, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल ऐसे टर्म लिखो आप, तो समझो पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री, ठीक है, दैट कंट्री एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरेस्ट इज इन द सेम कंट्री, इन द सेम कंट्री। इसका मतलब क्या समझो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो टर्म है ना, इसको पहले समझना पड़ेगा आपको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए अभी किसी भी कंट्री का एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल इंडिया का ये लो, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, ठीक है। अगर कोई इंसान है ना, रेजिडेंट और नेशनलिटी में डिफरेंस है, रेजिडेंट और नेशनलिटी में डिफरेंस, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं अभी रेजिडेंट की बात कर रहा हूँ। तो मान के चलो कोई इंसान यहाँ इंडिया में रह रहा है, अर्न कर रहा है, ठीक है, और यहीं पे जो अपना टाइम है स्पेंड कर रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम को हम डिफाइन करेंगे, जनरली बोला जाता है कि ग्रेटर देन 1 ईयर,
ग्रेटर देन 1 ईयर। तो देखो, अगर कोई इंसान, अब मैं नेशनलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई इंसान इंडिया में रह रहा है, ठीक है, और अर्न कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, रहना और अर्न करना में डिफरेंस है। अगर यही व्यक्ति अगर स्टूडेंट बन के आएगा, ठीक है, या तो है, तो दिस इज नॉट काउंटेबल, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो मेन थिंग इज अर्न। कोई इंसान इंडिया में, एग्जाम्पल के लिए, मतलब किसी भी कंट्री के लिए रेजिडेंट एप्लीकेबल होगा, हमने एग्जाम्पल के लिए लिया कि अगर कोई इंसान इंडिया में अर्न कर रहा है और स्पेंड कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, डेट्स से ग्रेटर देन 1 ईयर, देन दैट पर्सन इज सपोज टू बी ए रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। चाहे वो यूएस का ही कोई, मान के चलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में काम कर रहा है 1 साल से ज्यादा और अर्न कर रहा है, देन यूएस का जो मतलब आदमी है वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यूएस वाला इंसान। और इसका उल्टा कर लो, अगर कोई इंसान इंडिया का कोई मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, वो यूएस जाता है और वहां पे अर्न करता है और 1 साल से ज्यादा, ये वाला टाइम ध्यान रखना, 1 साल से ज्यादा अगर है तो ही हम उसको रेजिडेंट बोलेंगे। अगर मान लीजिए लेस देन 1 ईयर तो फिर हम उसको रेजिडेंट ऑफ, इस केस में रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे। तो इस अगर लेस देन 1 ईयर हो गया तो रेजिडेंट ऑफ स्टिल यूएसए रहेगा वो, ठीक है, यूएसए। और यहाँ पे भी अगर लेस देन यूएसए में रहता है तो रेजिडेंट ऑफ यूएस ना होके इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा। सो होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये ध्यान रखना, अर्न मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। बाकी अगर अगर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, अगर आप बोलोगे कि सर ऐसा क्या होगा, मान के चलिए मैं इंडिया वाला क्या हुआ, ठीक है, इंडिया वाला चला गया यूएसए, ठीक है, पढ़ने के लिए, मास्टर डिग्री करने के लिए, कुछ और पढ़ने के लिए, और वहां तो पढ़ाई करने के लिए तो 2 साल भी रह सकता है, 3 साल भी रह सकता है, ठीक है। तो क्या वो रेजिडेंट कहलाएगा? नहीं, वो स्टिल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने के लिए गया, कोई अर्न थोड़ी कर रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला अर्न वाला जो टर्म है, ध्यान रखना, वो रहे कहीं पे भी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन रेजिडेंट वाला टर्म जो है ना, ये इकोनॉमिक टर्म है, ये यूएन के द्वारा डेफिनेशन दिया गया था। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होता था ना, मान लीजिए कोई इंसान है इंडिया में रह रहा है, ठीक है, वो 2 महीना के लिए यूएस गया, 2 महीना के लिए यूके गया, 5 महीना के लिए कहीं और चला गया। तो अगर इस टाइप का मतलब काफी जल्दी फ्रीक्वेंटली इधर उधर जा रहा है ना, तो फिर मान लीजिए 2 महीना इधर भी कमाया, 3 महीना इधर भी कमाया, 5 महीना इधर भी गया, तो यहाँ पे तो टैक्स देगा नहीं ना, यहाँ पे टैक्स देगा ना, यहाँ पे टैक्स देगा, क्योंकि हर जगह पे ये 1 साल से कम रुका है। तो इसलिए वो इंडिया का ही टैक्स में आएगा, है ना, स्लैब में, और उसका जो भी रूल्स है रेगुलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो स्टिल ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर वो इनकम पर्पस के लिए गया। अदरवाइज तो स्टूडेंट वाला केस मैंने आपको बता दिया। अगर यही ग्रेटर देन 1 ईयर होता तो फिर टैक्स जो लगेगा उसको यूएस में मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकलता है, और इतना चीज अगर ऐसा है तो मान के चलो हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब मान के चलिए जब यूपीएससी वाले लोग हैं, ठीक है, जो हमारे डिप्लोमेट है, डिप्लोमेट, यूपीएससी में जो डिप्लोमेट बनते हैं, राइट, आईएफएस जिसको बोलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। अगर इस पोस्ट में फॉर एग्जांपल आप में है, या तो इस टाइप के किसी भी पोस्ट में, ठीक है, भले भले आप यूएस में हो या आप चाइना में हो या कहीं यूके में हो, ठीक है, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय हो, एग्जांपल दिया आईएफएस मैंने दिया, ठीक है। तो आप तनख्वाह जो मिलती है, आपकी सैलरी तो मिलती है कहां से, सिंस यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय, तो आपको गवर्नमेंट का सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो टैक्स जो देना पड़ेगा आपको यहीं पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में ये आपका एक्सप्लिसिटली मतलब एक्सेप्शन केस है, ठीक है, एक्सेप्शन केस। ऐसा नहीं होगा कि आप इंडिया का सैलरी ले रहे हो और आप टैक्स दोगे किसका, फॉर एग्जांपल यूएसए का, आप अगर यूएसए में रह रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं, करेक्ट। जहां पे आपका अर्निंग होगा जिस कंट्री में, जनरली क्या होता है कि उसी कंट्री में आप टैक्स देते हो, करेक्ट। लेकिन इस केस में क्या होता है,
आप तो हो इंडियन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय, लेकिन आपको डिप्लोमेट बना के दूसरे केस में, मतलब जिसे वो राजदूत बोलते हैं, दूसरे देश में दिया गया है। लेकिन इस केस में क्या होता है ना, ये एक्सेप्शन केस है, इसमें वो चीज लागू नहीं होती है। स्टिल ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, चाहे वो 1 साल से ज्यादा क्यों ना हो, डजंट मैटर। इस केस में तभी भी हम इसको क्या काउंट करते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले होते हैं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेशनल्स, नेशनल्स ऑफ ए कंट्री, ठीक है, कंट्री कैन बी इट्स रेजिडेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। समझो क्या बोल रहा हूं, नेशनल्स ऑफ ए कंट्री कैन बी इट्स रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। एग्जाम्पल जो दिया वही मैंने लिख दिया। नेशनल ऑफ ए कंट्री मतलब क्या, आपके पास नेशनलिटी है, मतलब आप मान के चलो आप इंडिया के हो, इंडिया के हो, तो कह रहा है कि आप अगर इंडिया के हो तो इंडिया के आप रेजिडेंट भी हो सकते हो और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हो। नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगा, जब आप इंडिया से बाहर चले गए ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए और सिर्फ इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए, नॉट स्टूडेंट पर्पस, राइट। इंडिया छोड़ के चले गए तो आप तो नेशनलिटी इंडिया का है, आपके पास पासपोर्ट किसका है, पासपोर्ट इंडिया का है, लेकिन आप जो हो चले गए बाहर काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मोर देन 1 ईयर, देन यू आर नॉन रेजिडेंट। और अगर आप बाहर नहीं गए तो स्टिल यू आर ए रेजिडेंट। तो जो नेशनलिटी है वो किसी भी कंट्री का, नॉट इंडिया एग्जांपल लिया, तो वो रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे बोलने की कोशिश करूं, इसको मैं ऐसे डिफाइन करने की कोशिश करूं कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है, वैसे नॉन नेशनल यहाँ पे नेशनल लिखा, अगर नॉन नेशनल्स ऑफ ए कंट्री कैन बी इट्स सेम, रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल नॉन नेशनल मतलब मान के चले कोई हमारे पास सैमसंग का कंपनी है, राइट, सैमसंग का फैक्ट्री है नोएडा में, ठीक है, और ये कोरियन कंपनी है, राइट, कोरियन कंपनी है। तो कोरियन का कोई अगर इंजीनियर नोएडा में आके काम कर रहा है, मतलब कोरियन है तो डेफिनेटली वो नेशनल, मतलब नॉन नेशनल हो गया, इंडिया का नहीं है। और वो इंडिया में अगर ग्रेटर देन 1 ईयर के साथ रह रहा है, मतलब 1 साल से ज्यादा रह रहा है, तो इंडिया का रेजिडेंट कहला जाएगा, राइट। नॉन नेशनल है तब रेजिडेंट कहला जाएगा। लेकिन वही अगर लेस देन 1 ईयर में रहा तो वो नॉन रेजिडेंट कहला जाएगा। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। मैंने आपको इतना डिटेल से क्यों बताया ये सब चीज, अगर ये चीज अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो आप यहाँ पे जो नेशनल इनकम जो कैलकुलेशन है ना, ठीक है, जीटीपी कैलकुलेशन, जब हम डोमेस्टिक वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और नेशनल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तब यहाँ पे फंस जाओगे। इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल से फाइनेंस, गुड एंड सर्विस, टोटल मेनू एंड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब कहाँ तक गया था, यहाँ पे, ओके। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इनकम। एक जो क्लासिफिकेशन होता है वो नॉमिनल वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल एंड रियल नेशनल इनकम, जो ने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया, जहां पे 3 लाख का होना चाहिए था, मतलब ये हुआ था आपका करंट ईयर में, ठीक है, नॉमिनल ईयर में। लेकिन जब रियल में हुआ, ठीक है, तो हम कैलकुलेट नहीं किए। अच्छा, रियल कैलकुलेट करके नहीं बताया था आपको क्या? चलो चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। रियल वाला केस कहाँ गया, चलो मैंने यहाँ पे बताया था ना, कहाँ पे बताया, ओके, मैंने आपको यहाँ ये बता दिया, ठीक है। यहीं पे बेस ईयर वाला ही बता देता हूँ मैं, रुक जाओ, तब आपको समझ में आ जाएगा। इतना आपने होप आपको यहाँ था तो समझ में आ गया था, 3 लाख 4 वाला। अब यहीं पे मैंने एक बेस ईयर को डिफाइन करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट बेस ईयर वाला, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा मैं, मान के चलो बेस ईयर हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है। इसी केस में एक सेकेंड, बेस ईयर कंसिडर कर लिया, ठीक है। मान के चलो रियल वाला ही ले लेते, जो हमारा बेस ईयर अभी 11-12 चल रहा है, ठीक है, 11-12 चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अभी हम जो बेस ईयर है, मतलब हम अभी रियल नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमने ये निकाला था
वो क्या निकाला था, दोनों को हमने करंट प्राइस पे ही ये किया था, राइट। यहाँ पे भी देखो 19-20 का करंट प्राइस कितना था, 30,000 था, तो 30,000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 24-20 में उसका करंट प्राइस क्या था, ये क्वांटिटी इंटू प्राइस, ये क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो दोनों बेस ईयर का ले लिया था, राइट। और मैंने आपको जो फॉर्मूला यहाँ बताया था, ये सॉरी करंट ईयर का दोनों को ले लिया था, राइट, करंट ईयर करंट ईयर। लेकिन जब हम नेशनल इनकम जब कांस्टेंट प्राइस पे निकालेंगे, तो जो प्राइस होगा बेस ईयर का होगा, और जो क्वांटिटी होगा वो क्वांटिटी जो होगा वो करंट ईयर का होगा, राइट। ये चीज हम करेंगे। अब जब हम रियल नेशनल इनकम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल सेम यहाँ पे ले लो, 2019-20 में उन्होंने क्या किया, 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया और 30,000, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉमिनल वाला है, ठीक है, मतलब नॉमिनल वाला है, ठीक है, नॉमिनल वाला, ठीक है। तो ये 30,000 हो गया, 30,000, तो ये हमारा हो गया 3 लाख, 3 लाख हो गया हमारा, 17,000, 10,000, लाख, 3 लाख हो गया। और हम बेस ईयर मान के चलो, हम डिफाइन कर लेते हैं कि 2011-12 में उस लैपटॉप का प्राइस रहा होगा, फॉर एग्जांपल, या तो बेस ईयर में ये मान लो उसको, अभी ये वाला कुछ या तो कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 19-20 हमको लेके मानना नहीं चाहिए था, थोड़ा पहले का मानना चाहिए था। हालांकि डेट से मतलब नहीं, ठीक है, बेस से इसको मत मानो, ठीक है। इस केस में क्या करो ना, हम 2021 को मान लेते हैं, ठीक है, 2021 को मान लेते हैं, 2021 को बेस ईयर मान, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट। 2021 को बेस ईयर अगर मान लिया हमने, ठीक है, और उस समय बेस ईयर में प्राइस था, इसका मान के चलो 35,000, या तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या कर लो, और 30,000 ही मान के चलो, ठीक है, 30,000 ही समझने का कॉन्सेप्ट, कुछ भी ले लो। तो यही अगर बेस ईयर में, मतलब क्या होता है, बेस ईयर में क्या करते हैं, प्राइस को फिक्स कर देते हैं, क्या करते हैं, प्राइस को फिक्स कर देते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट क्योंकि फिक्स कर दिया। तो हम जब हम इसी को लेते हैं 23-24 में, जब लेंगे इसको 23-24 में, तो क्या करेंगे, क्वांटिटी तो हमारा क्या हुआ था, कम हो गया, तो 8 लेंगे, राइट, क्योंकि जो करंट ईयर में है, ठीक है, उसी को लेंगे। लेकिन प्राइस जो होगा ना, क्योंकि डेफिनेशन में देखा था, क्वांटिटी हम लेंगे करंट ईयर का है, लेकिन प्राइस किसका लेंगे, जो बेस ईयर में हमने डिफाइन करके रखा है। तो बेस ईयर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2021 ले लिया है, और 21 का बेस ईयर मतलब बेस प्राइस कितना है, बेस प्राइस बोल रहा हूँ, बेस ईयर का प्राइस 30,000, तो यहाँ से 30,000 ले लिया, ठीक है, 30,000। अब देखना यहाँ पे खेला होगा, तो 8 दिया 24, 2 लाख मान के चलो 40,000, ठीक है, 2,40,000 रुपया हो गया। तो यहाँ पे आपका देखो इशू झलक रहा है, ठीक है, जो झलकना चाहिए था आपका, क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन डाउन, तो आपका नेशनल इनकम, या तो इस केस में इसका इनकम एचपी का इनकम कितना डाउन, मतलब 60,000 आप शॉर्टेज हो, ठीक है। ये चीज आपका मतलब ऐसा होना भी चाहिए आइडियली। जब क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करोगे तो आपका जो सोल्ड करोगे जिस हिसाब से, है ना, उसी हिसाब से तो आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन को क्या किया, एडजस्ट किया, इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया, क्या किया, इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया, ठीक है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल मतलब नेशनल इनकम, जीडीपी पे नहीं जा रहा है, नेशनल इनकम, ठीक है। रियल नेशनल इनकम के केस में हमने क्या किया, प्राइस को एडजस्ट कर दिया। कैसे एडजस्ट किया, बाय फिक्सिंग द प्राइस। और इस केस में हमने नहीं किया, दोनों को करंट ईयर का ही प्राइस ले लिया था, राइट। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ था, 30,000 और 50,000, तो ऐसा। तो समझ में आ गया कि रियल और नॉमिनल में डिफरेंस क्या है और क्यों, मतलब क्या इश्यू होता है, राइट। क्योंकि हमारा जो एक्चुअल इश्यू है, अगर आपको दिखाना है तो रियल पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नॉमिनल, रियल, नेशनल इनकम हमने देख लिया, राइट। अब सेकंड में आता है कॉन्सेप्ट ग्रॉस एंड नेट नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये ग्रॉस और नेशनल का एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ग्रॉस और नेशनल का एक ही कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिप्रिसिएशन, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन,
ठीक है, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आपका कोई कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है, ठीक है, तो ये आपका टाइम के साथ, मान के चलिए आपका लैपटॉप ही मान के चलो ना, मान के चलिए आपका एक कोई कैपिटल लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है, तो आप इससे क्या करते हो, फॉर एग्जांपल कोई आपका ये है आधार कार्ड वाला सुधारने वाला एसएससी, क्या बोलते हैं उसको, सीएससी, हाँ, सीएससी केंद्र है, ठीक है, तो लैपटॉप से आप काम करते हो, सब कुछ करते हो, तो आपका डे बाय डे लैपटॉप का जो वैल्यू है, मान के चलिए 30,000 में खरीदा था, तो डे बाय डे उसका वैल्यू क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएट करना, मतलब वियर एंड टीयर बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब डे बाय डे वो वैल्यू का लॉस होना। तो अगर हम ग्रॉस में से, फॉर एग्जांपल 30,000 में से, 30,000 मतलब क्या हो गया था आपका ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस, ग्रॉस, उसमें से अगर डिप्रिसिएशन वो आपका पर ईयर कुछ कुछ मतलब माइनस होता है, तो जो भी माइनस होगा आपका वैल्यू उसका, डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, तो ग्रॉस से आप कहाँ चले जाते हो, नेट पे, नेट मतलब शुद्ध पे चले जाते हो, ठीक है, शुद्ध। और ग्रॉस को शायद बोलते हैं सकल, राइट, सकल, पता नहीं, अब देख लेना हिंदी में। तो ग्रॉस से अगर नेट जाना हो तो जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसको आप माइनस कर देते हो। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एक और चीज बताना था, यहाँ पे मैं भूल गया, और अच्छी बता देता हूँ मैं, यहाँ पे कहा था रियल वाला, रियल रियल रियल, और ये हाँ, यहाँ पे एक टर्म आता है डिफ्लेटर, ठीक है, एक टर्म आता है डिफ्लेटर, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे है तो एक टर्म आता है, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे डिफ्लेटर, डिफ्लेटर, डिफ्लेटर क्या होता है, जो आपका ये नॉमिनल वाला है ना, नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन रियल नेशनल इनकम, इसको दोनों का डिवाइड कर दो ना, तो डिफ्लेटर दे देगा, ठीक है, और डिफ्लेटर इसलिए देगा, ठीक है, बताता हूँ, इसको सारा आप कर लेते हैं, इसको और आप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखना मैं जो बताने जा रहा हूं, अब मैंने क्या बताया, रियल, सॉरी ऊपर में नॉमिनल रहेगा, नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन रियल नेशनल इनकम, तो ये आपका क्या देगा, ये क्या देगा आपका, नेशनल इनकम डिफ्लेटर, नेशनल इनकम डिफ्लेटर, ठीक है। और ये आपका इन्फ्लेशन मापने का ही तरीका है, क्या है, इन्फ्लेशन, इससे क्या करते हो, इन्फ्लेशन महंगाई क्या करते हो, मापते हो किससे, ये डिफ्लेटर से। अब नॉमिनल नेशनल इनकम के जगह पे आप कुछ भी ये कर दो, नेशनल इनकम अगर आप बोलोगे यहाँ पे, खाली इसको चेंज कर दो, ठीक है, यहाँ पे नॉमिनल ही रखो, और यहाँ पे नेशनल इनकम पे जगह पे अगर आप जीडीपी कर दोगे, जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, तो क्या दे देगा, ये जो आप यहाँ पे लिखोगे जीडीपी लिखोगे, तो जीडीपी डिफ्लेटर देगा, एनएनपी लिखोगे, ठीक है, नॉमिनल एनएनपी बाय रियल एनएनपी, तो ये क्या देगा, एनएनपी का डिफ्लेटर डिफ्लेटर देगा, ठीक है। तो एक तरह से जनरलाइज कर दिया मैं कि नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन नॉमिनल रियल नेशनल इनकम, ठीक है, दोनों का अगर डिवाइड कर दो तो क्या देता है, नेशनल इनकम डिफ्लेटर, और जो जो आप सब्सिट्यूट करते जाओगे उसका डिफ्लेटर ये आपको दे देगा, ठीक है। अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमने देखा, कहाँ गया हमारा, ये देखिए टोटल मनी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, रेजिडेंट, और जो एक टर्म आता है, ठीक है, डोमेस्टिक वाला टर्म, उसको भी अगर देखते हैं, टाइम बचा है तो, जो इस क्लासिफिकेशन पे हमने देखा था, ग्रॉस नेशनल हमने बता दिया, तीसरा क्लासिफिकेशन आता है नेशनल एंड डोमेस्टिक का, नेशनल एंड डोमेस्टिक, ठीक है, किसको डोमेस्टिक बोलते हैं, किसको नेशनल बोलते हैं, रेजिडेंट तो हमने आपको बता दिया, राइट, रेजिडेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रेजिडेंट का मतलब समझ में आ गया। अब हमको, अच्छा, इससे डोमेस्टिक और नेशनल से जाने से पहले चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, तो अभी अगर क्लियर हो रही है तो यहाँ से आप जीडीपी को शुरू करते हैं, ठीक है, जीडीपी एंड जीएनपी, ठीक है, जीडीपी एंड जीएनपी, यहाँ से आपका रियल शुरू होता है, क्योंकि बिना बताए ये सब आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम लिया, ठीक है। जीडीपी और जीएनपी, तो मुझे लग रहा है कि जित कॉन्सेप्ट बताने में वीडियो और लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो का जो, अगर आप वीडियो पसंद आया होगा तो 100+ लाइक कर दीजिए, ठीक है, टारगेट है। और अगर 100 मतलब प्लस लाइक मिल जाता है तो आपको यहाँ से पूरा का पूरा जो नेशनल इनकम का चैप्टर है,
ठीक है। अभी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ठीक है, पूरा जीडीपी, फिर ग्रॉस, नेट, फिर आपका मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, है ना, जो प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एड मेथड होता है, कंजम्पशन मेथड और इनकम मेथड, सबका भी इसी टाइप का डिटेल्स में समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि बेसिक्स मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। अगर इस वीडियो में मैक्सिमम लाइक आते हैं तो फिर हम कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो लाने का। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।